नमस्ते बच्चों, आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री में कुल 17 चैप्टर हैं। उनमें से हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर 8वां डी और एफ ब्लॉक के तत्व, क्योंकि ये सबसे छोटा और आसान चैप्टर है। 3 नंबर का परीक्षा में आता है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा ये चैप्टर। तो ये देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 164 पर ये चैप्टर दे रखा है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इनके बारे में बात करने से पहले हम 11th क्लास की बुक में फिर से आवर्त सारणी को देखते हैं। आवर्त सारणी आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। उसमें आपको ध्यान है कि पूरी की पूरी आवर्त सारणी को, इसमें जो खड़ी लाइनें हैं इसको समूह कहा जाता है या ग्रुप कहा जाता है। जो आडी लाइनें हैं इनको आवर्त कहा जाता है। पहले 2 समूह, टोटल 18 समूह हैं। पहले 2 समूह ये एस ब्लॉक में आते हैं, जिसकी डिटेल आप 11th क्लास में कर चुके हो। 13 से लेकर के 18 तक के जो समूह हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं। इसी क्लास में आप पढ़ोगे इसके बारे में। और 3 से लेकर के 12 तक के जो 10 समूह हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, ये डी ब्लॉक कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक जो डी ब्लॉक के अंदर ही होता है, लेकिन उसको नीचे अलग से जगह दी गई है। तो इस चैप्टर में आपको डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक के बारे में पहले पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के बारे में आप ध्यान से देखिए, 10 समूह इसके अंदर हैं। 3 से लेकर 12 तक हम पहले बात कर चुके हैं। आवर्त इसमें 4 हैं। तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त और छठा आवर्त, ये आवर्त इसमें आते हैं। इनको कहा जाता है तीसरा नहीं, ये आवर्त तो हैं चौथा, 5वां, छठा और 7वां आवर्त। लेकिन जो ये सीरीज़ हैं ये कहलाती हैं 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। इनके नाम ऐसे क्यों हैं वो हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक है वो एस और पी के बीच में है। इसमें 10 समूह हैं, 4 आवर्त हैं। इसकी सीरीज़ के नाम है 3D, 4D, 5D और 6D। अब हम अपनी 12th क्लास की बुक में इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनको डी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है वो देखेंगे। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, या डी उपकोष आना चाहिए था यहाँ पे, डी उपकोष में भरा जाता है, वे डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी उपकोष आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। बाकी आपको इस पैराग्राफ में वही बातें बताई गई हैं, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज़ के बारे में बताया गया। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाया गया है कि ये जो 3 सीरीज़ हैं 3, 4 और 5 ये पूरी हैं और 6D सीरीज़ अधूरी होती है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो आखिरी 3 तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। डी ब्लॉक तत्व तो ये हैं क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उसमें उपकोष में आता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है। वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होता है, जिसमें डी कक्षक में गुंजाइश होती है और इलेक्ट्रॉन भरने की, उन्हें ही संक्रमण कहते हैं। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके डी कक्षक पूरी तरह से भरे जाते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते, बल्कि डी ब्लॉक तो ये हैं ही। तो ये आपकी आ गई। इसमें क्वेश्चन भी आएगा, पीछे आपके इसमें प्रश्न आएगा, तो वो आपको इसको ध्यान से करना है। इसके बाद हमें करना है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को करने से पहले आप याद कीजिए, हमने पिछले साल किया था कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनके लिए एक विशेष क्रम होता है। ये डायग्राम हमने किया था, 1s, 2s, 2p, 3s, ये एक क्रम होता है जिस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम उसी क्रम को फॉलो करेंगे। तो उस क्रम के अनुसार सबसे पहले 1s में, 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, इस तरह से हमें इसको भरना है। तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसमें करते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। जो सबसे पहला तत्व है इसका 3D सीरीज़ का, हम सबसे पहले 3D सीरीज़ ले रहे हैं, जिसका सबसे पहला तत्व है वो है स्कैंडियम। इसका परमाणु क्रमांक है 21। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 1s2
2s2 2p6, 3s2 3p6। इसके बाद देखिए 3p6 के बाद वैसे तो 3d की बारी आती है, लेकिन 3d से पहले n+l नियम के अनुसार पहले क्या भर दिया जाता है, 4s। तो ये हो जाएगा, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। गिनती करें इसकी, 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और ये 2 हो गए 20 और 21वां इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1। इस प्रकार से भरे जाते हैं। और अगर हम इनको ध्यान दें तो ये जो पहले 18 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ तक सॉरी, ये सारे इलेक्ट्रॉन आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, आपकी बुक में आपको ये तरीका लिखा हुआ मिलेगा। आर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 4s है तो इसको हमें बाद में लिखना चाहिए और 3d को हम पहले लिख देते हैं 3d1। तो स्कैंडियम 21 का विन्यास हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, आर्गन मतलब 18, 3d1, 4s2। और अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो आर्गन को एक बार हम छोड़ देते हैं, तो इसमें 3d को हम किस तरह बनाएंगे, आपको ध्यान है d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये है 4s, इसके नीचे हम लिखते हैं 3d, इसके नीचे हम लिखते हैं 4s। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से ये है स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद एक एक और इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। अब स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट है टाइटेनियम। इधर आप किताब में देखिए, टाइटेनियम में 22 परमाणु क्रमांक है इसका, तो आर्गन 3d2 आ जाएगा, 3d3 आ जाएगा। 3d3 के बाद अब आता है क्रोमियम। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहें तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 और 2 20, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 24। ये होना चाहिए था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है 3d5 4s1। इनके स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। जो 3d स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से, ये 4s है, नीचे भी बनाते हैं इसको। ये क्या होता है कि इसमें 3d4 और 4s2 इलेक्ट्रॉन है। वास्तव में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये ना होकर के ये होता है। आपको ध्यान है कक्षकों के भरने के क्रम हमने किए थे, अर्धपूर्ण कक्षक, पूर्ण कक्षक, अपूर्ण कक्षक। इसको हम कहते हैं अपूर्ण कक्षक, जबकि ये कहलाता है अर्धपूर्ण कक्षक। तो अर्धपूर्ण कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, इस वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये ना होकर के ये होता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास में d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें जो d कक्षक है वो आधा भरा जाता है और s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपकी किताब में यहाँ पर दे रखा है, आर्गन 3d5 4s1। फिर एक एक फिर से बढ़ता जाएगा, मैग्नीज में 4s2 हो जाएंगे। इस तरह से चलते चलते लास्ट में कॉपर में भी ऐसा ही होता है। कॉपर में 3d8 के बाद 3d10 हो जाएगा सीधा, क्योंकि पूर्ण भरा हुआ कक्षक यहाँ पर हो जाता है। और जिंक में 3d10 4s2। अब यहाँ ध्यान से आप देखें, जिंक में दोनों के ये d कक्षक है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट भरा हुआ है, इसलिए जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहते लेकिन डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसमें आपने मुख्य रूप से क्रोमियम, कॉपर और जिंक इनके याद रखने। क्रोमियम और कॉपर पर बहुत बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है और यहाँ पर इसका कारण भी पूछा जाता है कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन S से निकल करके D में आ जाता है। तो उसका कारण यही है कि क्रोमियम में तो अर्धपूर्ण कक्षक होगा D5 और कॉपर में D10 पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन S से निकल करके D में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात हमने कर ली, किस तरह से इनको भरा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम करेंगे संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। ये बिल्कुल
सिंपल से टॉपिक है। ये धात्विक होते हैं, सभी की सभी धातुएं होती हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं। एक बात और होती है, सामान्यतः आवर्त सारणी में हम ये बात करते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर गुण मिलते हैं, आवर्त सारणी में इस प्रकार से जाने पर गुण मिलते हैं, लेकिन जो संक्रमण तत्व है उसमें गुण इधर जाने पर मिलेंगे। तो हर सीरीज़ के अपने अपने गुण होंगे, 3D सीरीज़ के, 4D सीरीज़ के, 5D सीरीज़ के। तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। ये तत्व एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इसी पेज पर नेक्स्ट हम इस बात को डिटेल में पढ़ लेंगे। उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने, किसी अभिक्रिया में बाहर से डाले गए वे पदार्थ जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, खुद यूज़ नहीं होते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। तो ये जो संक्रमण तत्व हैं ये उत्प्रेरक, इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये संकुल यौगिक बनाते हैं। 9th चैप्टर आपका आएगा। संकुल यौगिक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें क्या होगा कि संक्रमण तत्व सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे अणु जुड़े रहते हैं, उनको संकुल यौगिक कहते हैं। इनके यौगिक रंगीन होते हैं, इसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे। ये सारी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, मतलब चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, मतलब इनके जब धातुओं के जालक बनेंगे तो बीच में छोटे अणु आकर के फंस जाएंगे। मिश्र धातु बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुएं मिल करके नए गुणों की धातुएं बनाती हैं। कठोर होते हैं, उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं। ये सिंपल गुण हैं जो धातुओं में होते हैं। इसके बाद है सामान्य प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले है परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या, आपको ध्यान होगा परमाणु त्रिज्या हम किसे कहते थे? परमाणु त्रिज्या हम कहते थे, हमने परमाणु की संरचना पढ़ी है, बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला कक्ष और नाभिक, उसके बीच का ये जो दूरी होती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। और आयनिक त्रिज्या का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन उसमें से, परमाणु में से निकल जाएगा या उसमें कोई नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, धनायन या ऋणायन बनेगा, उस समय जो त्रिज्या होगी वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि संक्रमण धातु, ये सारे के सारे संक्रमण जो तत्व हैं ये धात्विक होते हैं, इसलिए ये धनायन बनाते हैं। तो आपको पिछली कक्षा में आपने ये भी पढ़ा है कि जो धनायन की त्रिज्या होती है वो हमेशा परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो संक्रमण तत्व होते हैं, इसके जो धनायन होंगे उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम होगी। जो 3D सीरीज़ है उसमें बाएं से दाएं बढ़ने पर पहले आकार में कमी आती है, फिर लगभग बराबर हो जाते हैं और अंत में आकार बढ़ता है। बस इसमें आपको इतना ही करना है। इसके बाद है आयनन ऊर्जा। हमने अभी बात की कि जो संक्रमण धातु, ये संक्रमण तत्व होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए हमें इनको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो किसी भी तत्व को दी जाने वाली ऊर्जा जिससे उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सके, या हम कहें कि किसी तत्व के एक परमाणु में से सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा उसको देनी पड़ती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें क्या है, आयनन ऊर्जा हमेशा परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्योंकि संक्रमण तत्वों के आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए उनकी आयनिक ऊर्जा भी लगभग समान होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात इसमें जो मेन आपको ध्यान रखनी है वो क्रोमियम और कॉपर की बात हम करेंगे। क्रोमियम और कॉपर की जो द्वितीय आयनन विभव होता है, मतलब जो उनका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि उसमें जो अर्धपूर्ण 3D5 और 3D10D कक्षक होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन हिलाने पड़ते हैं, और जब ये हिलाने पड़ते हैं तो ऊर्जा हमेशा ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इस पर कई बार आपके प्रश्न आता है। उसके बाद है धात्विक प्रकृति। ये धात्विक प्रकृति के होते हैं, धातुओं के सारे गुण दर्शाते हैं। आघातवर्धनीयता, कठोरता, आवाज़ करना, चमक, ये सभी गुण दिखाएंगे। जो जो धातुओं में आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं वो सारे के सारे गुण इसमें दिखाए जाते हैं। बाकी आपके इसमें दे रखा है धातुओं के ये जो जालक होते हैं, BCC, FCC, HCP, ये फर्स्ट चैप्टर में हम इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। इसके बाद जो एक मेन टॉपिक आ रहा है वो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि कोई भी तत्व जब, या परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्याग कर धनायन बनाता है, तो वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। अब ये जो संक्रमण धातुएं हैं या संक्रमण तत्व हैं, इसमें
बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो अयुग्मित होते हैं, जो जोड़े में नहीं होते। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो जो जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जोड़े में पाए जाएंगे या जिनका जोड़ा बन चुका, वो मुश्किल से बाहर निकलते हैं, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आराम से बाहर निकल जाते हैं। तो इस आधार पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी होती हैं। अब इसमें आप देखिए कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं, इन डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? n-1 डी 1 से 10 और n 1 या 2। n का मतलब है आखिरी कोश, जो सबसे आखिर वाला कोश होता है, उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो उससे पहले वाला कोश है उसमें डी उपकोश में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें क्या है, जैसे अब आप इधर देखो, जैसे ये स्कैंडियम है, इसका सबसे बाहर वाला कोश क्या है? 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और इससे अंदर वाला कोश कौन सा है? डी है, 3d है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में तो 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे बाहर वाला कोश है 4, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि डी संक्रमण जो तत्व हैं या डी ब्लॉक तत्व हैं, उनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना है n-1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2। अब इसके बाद इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख लो। ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। एक तत्व बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकता है, और किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करती है उसके s इलेक्ट्रॉन की संख्या और d इलेक्ट्रॉन अयुग्मित जो जोड़े के रूप में नहीं है उनकी संख्या पर। स्कैंडियम में ये संख्या 3 है, तो स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा +3। टाइटेनियम में 2, 3 और 4। वेनेडियम में या तो +2, +3, +4, +5। क्रोमियम में केवल 2, 3 और 6, 3 प्रकार की होती है। मैग्नीज में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 4s इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीज +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यहाँ आपके एक प्रश्न बनता है कि संक्रमण धातुओं में या 3D सीरीज में कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो वो है मैग्नीज, जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, जो याद रखेंगे, आयरन की +2 +3, फेरस, फेरिक, कॉपर की +1 +2, ये होती है क्यूप्रस और ये होती है क्यूप्रिक। और जिंक केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है +2, तो जिंक केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा +2। स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा +3। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इन्हीं की डिटेल आगे आई हुई है। तो इसमें आप दूसरा बिंदु है जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर अन्य सभी संक्रमण धातुओं में किसी में भी +1 नहीं पाई जाती, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम है जिसमें +1 पाई जाती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इनमें s इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस पर भी कई बार प्रश्न आता है। इसके बाद देखिए, संक्रमण तत्वों में एक और जो प्रश्न आगे बनता है आपके, मैंने अभी आपको बताया भी था कि कौन सा तत्व है जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वो मैग्नीज होता है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? मैग्नीज में 2 4s इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 डी अयुग्मित D5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस आपको ये बात बतानी है कि 7 इलेक्ट्रॉन कैसे आए उसमें, 2 तो 4s के होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन D के होते हैं, जिस वजह से ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो बड़ी वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं +6, +5, +7, वो केवल छोटे तत्वों के साथ दिखाई जाएगी, जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन। केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर ही तत्व अपनी बड़ी बड़ी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +5, +6 या +7 दिखाते हैं। उसके बाद है संक्रमण धातु आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। आपने ध्यान होगा, आयनिक बंध वे बंध होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है, और उन दोनों के जुड़ने से यौगिक बनता है। ये होता है आयनिक बंध। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। तो संक्रमण धातु दोनों प्रकार के बंध दिखाते हैं। जब कम ऑक्सीकरण अवस्था होगी, जैसे +2, +1, तो आयनिक यौगिक बनेंगे। जब बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था होगी +4, 5, 6, 7, तो बनेंगे सहसंयोजक यौगिक। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अम्लीय गुण, क्षारीय गुण, उसकी बात करते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, मैग्नीज की +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय है,
+3 ऑक्सीकरण अवस्था उभयधर्मी है, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाती है। इसके बाद है आपकी +6 और +7, ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं अम्लीय होती हैं। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इस पर भी आपके प्रश्न आता है, आपको यौगिक बता दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें आपके प्रश्न 15 पीछे आएगा और यौगिक बता दिए जाते हैं, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। जो बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था है वो अम्लीय गुण दिखाएगी, जो छोटी ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम अम्लीय गुण दिखाएगी या क्षारीय गुण दिखाएगी। इसके बाद जो आखिरी है ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित गुण, वो ये है कि कुछ संक्रमण तत्व उनके यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाएंगे। जैसे कि निकल है, निकल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ करके संकुल बनाता है, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर है, उसमें काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, तो उसमें ये ऑक्सीकरण अवस्था शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं, तो उसमें शून्य ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। अगला गुण है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरक के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं लेकिन खुद लास्ट में अपरिवर्तित रह जाते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। संक्रमण धातु जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक गुण उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या उत्प्रेरक के रूप में ये बहुत ज़्यादा काम में लाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उत्प्रेरक वे तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम में लाए जा सकते हैं जिनमें खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं या संक्रमण तत्व हैं, आपको पता है इसमें किसी में तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 हैं, किसी में 5 हैं, तो डी कक्षक बीच बीच में खाली हैं। तो खाली डी कक्षकों की वजह से ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है। आंशिक भरे n-1 डी कक्षक उत्प्रेरक सक्रियता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद आपको जो एग्जाम्पल करने हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले संक्रमण धातुओं के एग्जाम्पल या उदाहरण आपको करने हैं, इस पर प्रश्न भी है आपके। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है वनस्पति घी का निर्माण करना। वनस्पति घी जिसे आप सामान्य भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में शायद डालडा घी के नाम से भी जानते हैं, ये तेलों से बनाया जाता है। वही तेल जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, मूंगफली का तेल हो सकता है, सूर्यमुखी का तेल हो सकता है, या अन्य पौधों से प्राप्त सरसों का तेल हो सकता है। तो ये सभी प्रकार के जो मिक्स तेल होते हैं या कोई स्पेशल एक तेल होता है, किसी भी तेल को की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाई जाती है, लेकिन उसमें निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकल हमारी 3D सीरीज़ का ही तत्व है। इधर आप देखिए ये 3D सीरीज़ दे रखी है, इसमें जो ये वाला तत्व निकल है ये उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है, जिसमें तेल से घी बनाया जाता है। तो अब आप इसमें देखिए होता क्या है कि निकल धातु ले ली जाती है। निकल धातु के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है, बिल्कुल छोटे अणु होते हैं हाइड्रोजन के, आपको पता है, वो निकल के जो खाली डी कक्षक है उसके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन के अणु इसको एब्जॉर्ब कर लेता है निकल, और जब ऊपर से तेल गुजारा जाता है, वनस्पति तेल। अब आप देखिए तेल में यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और आपको ये बात पता है कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ये जो असंतृप्त तेल, असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त तेल जब इसके निकल के ऊपर से गुजारा जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन जुड़ जाती है। अब आप ध्यान दें, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड के टूटते ये कार्बन और ये कार्बन दोनों की एक एक संयोजकता फ्री हो जाएगी और उसकी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, RCH2, और यहाँ भी CH2 COR। अब इसको कहते हैं घी, वनस्पति घी। ये संतृप्त होता है क्योंकि कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं। तो ये तेल से घी बनना जिसमें निकल काम में आ रहा है। आगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम। आयरन आपकी 3D सीरीज़ का सदस्य है और मॉलिब्डेनम भी संक्रमण तत्व है। ये इनकी उपस्थिति में अमोनिया गैस बनती है। आगे है पॉलीथीन का बनना। पॉलीथीन का प्रयोग आप बच्चे काफ़ी ज़्यादा करते हैं, थैलियों वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन एथीन से बनता है। 11th और 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। एथ का मतलब 2 कार्बन और ईन का मतलब डबल बॉन्ड। एथीन, जब बहुत सारी एथीन एन अणु एथीन के आपस में जुड़ जाते हैं, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बन जाएंगे। ये संयोजकता और ये संयोजकता फ्री होकर के पूरी लाइन आपस में जुड़ जाती है, उसको कहते हैं पॉलीथीन। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, पॉलीएथीन मिल करके बन गया पॉलीथीन। ये आपके बहुलक वाला चैप्टर आएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको और समझाएंगे। उसमें टाइटेनियम इसी का सदस्य है, हमारा 3D सीरीज़ का ही, उसमें ये काम में आता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही प्लेटिनम भी काम में आता है उत्प्रेरक के रूप में। और जो इसका अगला टॉपिक है वो है रंग।
ये जो आयनिक यौगिक अपने संक्रमण यौगिक हैं ये लगभग रंगीन यौगिक होते हैं। और ये रंगीन क्यों होते हैं उसके पीछे भी कारण ये है, आपके प्रश्न आता है और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि डी ब्लॉक तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, इसलिए इनके विलयन रंगीन होते हैं। अब ये अपूर्ण डी कक्षक का क्या रोल होता है, ये यौगिकों को रंगीन कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ, वो आप यहीं देख लीजिए। जैसे ये डी कक्षक है, डी कक्षक आपके 5 इसमें कक्षक होते हैं। इसको वैज्ञानिक 3 कक्षकों को और 2 कक्षकों को 2 ग्रुप में बांट देते हैं। इसको T2G कहते हैं और इसे EG कहते हैं। ये आपके यहाँ लिखा हुआ है T2G और EG। अब इसमें क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए T2G कक्षक में भरे हुए हैं तो T2G से EG में चले जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जब ये वापस आएंगे तो उसी ऊर्जा को छोड़ेंगे। तो जब ये ऊर्जा को छोड़ते हैं तो जिस कलर की, जिस रंग से संबंधित ऊर्जा को ये छोड़ते हैं उसी रंग के ये यौगिक दिखाई देते हैं। तो इस वजह से ये जो संक्रमण तत्वों के यौगिक हैं ये रंगीन भी होते हैं। तो मोटी बात ये है कि संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आंशिक भरे हुए डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में, यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको चुंबकीय गुण और इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।